Good evening, everyone. I, Rahul Anand, welcome you all for this virtually in-house training. I am very grateful to CBSE and COE Patna, Mr. Tarun Kumar, for giving us a platform for this valuable training. Today's topic is cybersecurity and ethics, and it is going to be conducted by Mr. Prosenjit Boral, sir. Sir, now it's up to you. You can continue the meeting. Thank you very much, Rahul Anand, sir. And thanks to our chairperson, ma'am, and the principal, sir, as well as the COE Patna, Mr. Tarun Kumar. Let's start with the meeting now. The topic is cybersecurity. I hope it's clear now. My voice is clear? Yes, sir. Thank you very much. Now, as per the rules of the CBSE, we are conducting these online training programs, and I've already thanked Mr. Tarun Kumar for that. And as the topic is cybersecurity, it's related to internet. We are literally over the internet now, literally. हम लोग ऑलमोस्ट हर काम इंटरनेट की मदद से आज के डेट में कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मैंने इस वजह से कहा कि उसमें पढ़ाई लिखाई भी आ चुकी है। बच्चों को पढ़ाना ये भी बहुत बड़ा काम है। ये भी हम लोग कर रहे हैं आज के डेट में इंटरनेट की मदद से। अब इंटरनेट क्या है ये तो समझाने की जरूरत नहीं किसी को भी। आज के डेट में इंटरनेट जानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। कंप्यूटर लिटरेट लोग तो हैं ही, इंटरनेट को जानने वाले लोग कुछ ज्यादा ही हैं। कंप्यूटर हो सकता है वो चला नहीं सकते, लेकिन अपने मोबाइल फोन के थ्रू वो इंटरनेट एक्सेस काफी आसानी से करते हैं। The world is cyber is actually the world of internet. It's including the IT, information technology with it, and the foremost thing is basically the empowerment of kind of a virtual world. Internet is what? It's actually information superhighway. Information superhighway का मतलब एक सुपर हाईवे हम किसको बोलते हैं कि एक खुला सा रास्ता, चौड़ा सा रास्ता जिसमें काफी फास्ट, काफी तेज गति से सारी गाड़ियां जा रही है, आ रही है, राइट? इंटरनेट कुछ ऐसा ही है। इंटरनेट में आज के डेट में सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात किया मैंने, वो नहीं, उसके अलावा ऑनलाइन एक्टिविटीज लाइक सोशल नेटवर्किंग, यस, ये काफी बड़ा चंक है आज के डेट में। सोशल नेटवर्किंग काफी बड़ा चंक जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं। काफी लोग सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हैं, हर दिन करते हैं। शायद सुबह होते ही सबसे पहले स्टार्ट हो जाते हैं सोशल नेटवर्किंग के साथ गुफ्तगू करने में। द वर्ल्ड इज वर्चुअल, दैट वी नो, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। शायद जो लोग आसपास में हमारे साथ रह रहे हैं उनसे भी ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं हम इस वर्ल्ड में। सुबह सुबह हर कोई, ऑलमोस्ट हर कोई, इस वजह से बोल रहे हैं कि शायद इसमें इन्वॉल्वमेंट 40 to 50% या आधे लोग, जितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उन लोग सोशल नेटवर्क में सुबह सुबह गुड मॉर्निंग गुड और रात को गुड नाइट शुरू हो जाते हैं। ये दोनों काम जरूर कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया में व्हाट्सएप का है। कुछ फेसबुक में भी लगे रहते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप ये दोनों तो सिनोनिम्स हो गए हैं, घर वाले लोग हो गए हैं, घर के लोग हो गए, एक काम हो गया है, हर दिन का काम दिनचर्या में आ गया है। शायद इसी वजह से इंटरनेट हमारे लाइफ में पेनिट्रेट कर गया है कि हम इसको एक तरह से अडॉप्ट कर लिए हैं, ले लिए हैं, अपने लाइफ में शामिल कर लिए हैं कि आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ रहो हमेशा, हम तुमसे बात करते रहेंगे, तुम हमसे बात करते रहो। थिंग्स आर वर्चुअल बट स्टिल इट्स अवेलेबल इन रियल लाइफ। सुनने में कुछ अटपटा लग रहा है कि वर्चुअल वर्ल्ड और इतना ज्यादा हमारे लाइफ में पेनिट्रेट कर चुका है। चलिए ठीक है, इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। और इंटरनेट को समझने का जरूरत उतना ज्यादा नहीं है जितना समझने का जरूरत है। अब इंटरनेट की वजह से फायदे तो हमें बहुत सारे हो रहे हैं, हम सब जानते भी हैं। फायदा, हाँ, घर बैठे बैठे
कुछ भी ऑर्डर कर लिया, फटाफट घर पहुंच गया वो, चाहे वो नेल पॉलिश हो, नेल रिमूवर हो, या खाने की चीजें, पहनने की चीजें, मोबाइल फोन्स, गैजेट्स, हर तरह की चीजें सिर्फ घर बैठकर ऑर्डर कर रहे हैं और घर पहुंच जा रहे हैं। कितना आसान जिंदगी। और यही आसान जिंदगी कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ परेशानियां भी खड़ी कर रही हैं। परेशानियां, आप शायद सोच रहे होंगे कि परेशानी का मतलब ये टाइम टाइम कंज्यूमिंग है, हमारा टाइम ले रहा है, हमें बेकार बना रहा है, घर में बैठे बैठे हम लोग बोर होते हैं, घर में बैठे बैठे हमेशा मोबाइल फोन में लगे हुए हैं, बच्चे लगे हुए हैं मोबाइल फोन में। ये सबसे बड़ा पेनफुल एक फैक्ट है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। इस पेनफुल फैक्ट को शायद हमने ही नर्चर किया है, शायद कुछ अपनी जरूरतों की वजह से, कि बच्चे हमें ज्यादा नहीं खोजे, ज्यादा तंग नहीं करे, और कुछ मजबूरियां भी इस लॉकडाउन में। और एक चीज हमें मान देना पड़ेगा, इस सोशल नेटवर्किंग के जमाने में हम फिजिकली जितना सोशल हो रहे हैं, मतलब आमने सामने जितना लोगों के साथ हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा दूर भी है। दूर है इन टर्म्स ऑफ, शायद हम अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, और जो शायद मेरे वीडियो साथ नहीं है सर। कहाँ से ऐसे को करते हैं? हाँ उसी को, लेकिन वो लॉक करके वीडियो रखे हैं। हाँ, हाँ किसी को वीडियो नहीं ऑन करना है, देखेगा तो नहीं हम है। लोग ऑन नहीं करेंगे, तो फिर से हम आते हैं। some problem, नोट करना होगा ना ये। हम्म। आ गए, देखिए ये is there any issues? बुरा सा। Now it's fine. I'm sorry for the disturbance. हाँ, हम लोग बात कर रहे थे इंटरनेट के बारे में और क्या क्या कर रहे हैं हम इंटरनेट से। चलिए आते हैं साइबर सिक्योरिटी पे सीधा सीधा। अब साइबर की सिक्योरिटी, इंटरनेट की सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सिक्योरिटी क्यों जरूरत आन पड़ी, क्यों हमें इसकी जरूरत ही महसूस हुई, क्यों ऐसा आन पड़ा कि इंटरनेट जो कि हम अपने अम्यूजमेंट के लिए, अपने सोशल नेटवर्किंग वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और वो सिक्योर बनाने की जरूरत पड़ गई हमें, कि हाँ वहां पर भी हमें सिक्योरिटी मिले। वैसे आम लाइफ में हम जब अपने लाइफ में धीरे धीरे सोशल होने लगे, तो हमें घर की जरूरत पड़ गई अपनी सिक्योरिटी के लिए। घर के बाद एक मतलब सर छुपाने की जगह की जरूरत पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने घर बनाए, घर बनाने के बाद उस पर छत वत डाले कि हम मौसम से बच सकें, बारिश वारिश से बच सके। उसके बाद दरवाजे लगाए कि चोर डकैतों से बच सके, राइट। कुछ वैसा ही काम अब हम इंटरनेट के लिए भी कर रहे हैं। अब इसकी जरूरत आन पड़ी इस वजह से कि ये काफी ज्यादा पॉपुलराइज हो गया, और कोई भी चीज जब ज्यादा पॉपुलर हो जाता है उसमें कंटेंट बढ़ जाता है, लोगों का लोभ बढ़ जाता है उसके ऊपर। लोग वहां पहुंचने लगते हैं और अपने लिए स्पाइस ढूंढने लगते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ काम। अब हर आदमी का दिमाग एक जैसा तो होता नहीं, कोई पॉजिटिव सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है, ये हम सब मानते हैं, राइट। अब सोशल नेटवर्किंग के इस जमाने में ऐसा हुआ, ये अर्ली 2000 में स्टार्ट हुआ, कि एक अचानक से बूम आया सोशल नेटवर्किंग का, जिस वजह से हो गया क्या, हर आदमी अपना स्टेटस से लेकर अपना पर्सनल लाइफ को सोशल नेटवर्किंग के ऊपर उठाकर दिखाने लगा। बिल्कुल जैसे हम पहले नाराज हुआ करते थे कि मेरा पड़ोसी मेरे घर के अंदर झांकता है, अब हम खुद खुश होते हैं उस घर को हर किसी के सामने या पड़ोसी के सामने परोसकर। ये एक अजीब सी बातें हैं। जब से हम अपने पर्सनल लाइफ को, अपनी पर्सनल चीजों को, अपने पर्सनल डिटेल्स को लोगों के सामने उजागर करने लगे हैं, तब धीरे धीरे करके हमें ये भी समझ में आने लगा है कि ये खतरनाक मोड़ की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हमें कहीं ना कहीं पर इसमें तालाबंदी भी की जरूरत पड़ेगी। जैसे दरवाजों पे हम ताला लगाते हैं लोगों से बचने के लिए, या कुछ बुराई से बचने के लिए, कुछ चोर आएंगे, डकैत आएंगे, रात को बंद करके सोते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर भी कुछ खुद की प्रोटेक्शन के लिए कुछ सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। अब सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है, ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि इंटरनेट में सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है। मैंने ये भी कहा कि हाँ, पर्सनल लाइफ को खोल डाला है, बिल्कुल खाली किताब की तरह कर दिया है, किताब की तरह ओपन कर दिया है कि हाँ भाई लीजिए, पढ़ लीजिए, जो भी मैं करता हूँ। मैं कल फिश खाया था, इंटरनेट पे है, मेरा नाम ये है, इंटरनेट पे है, ये तो छोटी बात है। मेरे डिजिग्नेशन क्या है, मैं क्या काम करता हूँ, मेरा एड्रेस क्या है, मेरा लोकेशन क्या है, सारा का सारा इंटरनेट पे अवेलेबल है और हर वक्त अवेलेबल है। मैं जैसे ही कोई एप्लीकेशन खोलता हूँ, वो एप्लीकेशन ने मेरे से कुछ राइट्स ले रखे हैं, मुझे मालूम भी नहीं वो मेरा लोकेशन देख रहा है कि मैं कहाँ बैठकर क्या काम कर रहा हूँ।
मैं अगर किसी पर्टिकुलर साइट में हूं तो अगर वो साइट कुछ डील कर रहा है, मेरे को कुछ बेचने का कोशिश कर रहा है मुझे, तो वो देख रहा है कि मैं कहीं कहाँ बैठकर, वर्ल्ड के किस लोकेशन में बैठकर उस चीज को खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने इससे पहले कौन कौन से साइट में गया था ये सेम चीज खरीदने के लिए, ये सारा के सारा वो मॉनिटर कर रहा है। वो हो सकता है मेरे कैमरा का राइट ले रखा हो मेरे फोन का, और वो मुझे देख रहा होगा कि मैं किस हालत में बैठा हुआ हूँ, कहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे क्या है, मेरे पीछे कुछ लोग हैं क्या, अगर हैं तो वो क्या कर रहे हैं, मेरा ऑफिस का लोकेशन क्या है, मेरे घर का लोकेशन क्या है, मैं किन किन चीजों का इस्तेमाल करता हूँ, वो कैसे देख सकता है कि अगल बगल में क्या चीजें हैं, राइट। मैं किन चीजों की बातें कर रहा हूँ, किन चीजों को खोज रहा हूँ। अगर उसने मेरे माइक का राइट्स ले रखा है वो एप्लीकेशन, तो वो सुन रहा होगा कि मैं अपने पड़ोसी से, मेरे घर वालों से या मेरे बच्चों से क्या बात कर रहा हूँ। अब इतनी जानकारी अगर मैं बाहर भेज रहा हूँ, हर वक्त भेज रहा हूँ, नोइंगली या अननोइंगली, तो मुझे सिक्योरिटी की तो सख्त जरूरत है ना। बस इसी के बारे में बात करेंगे आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइबर, सबसे पहले ये देखेंगे। फिर व्हाट इज द नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, what are the security problems in cyber field, how to implement and maintain the security of a cyber field around us। कुछ इस तरह के टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी है कुछ एथिक्स के बारे में बात करेंगे, साइबर एथिक्स कि कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी डूज एंड डोंट्स हैं इस साइबर वर्ल्ड में ज्वाइन करने के बाद, हमें क्या क्या चीजें मेंटेन करनी चाहिए एटलीस्ट खुद को बचाए रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। The first one is meaning of the word cyber। काफी अटपटा सा नाम है साइबर, साईफाई मूवी जैसा। पहले हम लोगों ने जब बचपन में बहुत सारा साईफाई मूवी देखा था, उस समय ऐसा होता था कि बाहर कोई अलग प्लेनेट से कुछ लोग आए हैं और अटैक कर दिए हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स पे। कुछ लोग बैठ के दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाया जाए। अचानक पता चला कि एक लड़का गेमिंग एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा कंप्यूटर पे गेम खेलता है, उसका पापा उसको लेके आए, उसका पापा इंस्पेक्टर होता है, लेकर आया और उसको बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम से डील करना है। वो बच्चा कंप्यूटर पे बैठा और शुरू हो गया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कुछ इस तरह का साइंस फिक्शन मूवीज। अब रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, शायद बच्चे नहीं हैंडल करते हैं, प्रोफेशनल्स हैंडल करते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स को। चलिए ये तो हो गया साइबर की बात। अब इट इज अ combining from the relating of information technology, the internet and the virtual reality। इंटरनेट सबको मालूम है क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट्स द IT। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के डेट में हर चीज में हो रहा है। स्विचेस ऑटोमेटिक हो गई हैं, आप जैसे बोलोगे वैसे काम करता है। लाइट्स ऑटोमेटिक हो गई है, उसके अंदर भी चिपसेट लगा हुआ होता है, मतलब इसके अंदर भी इंटेलिजेंसी है। वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर रहा है। चिपसेट है उसके अंदर डिजिटल चिप लगा हुआ है, मतलब वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक हो गए हैं, राइट। सो दैट्स द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट द बेस लेवल। Now the internet, everybody knows, as I said, the virtual reality. Now what is this? As previously talking about the virtual world, now the term came as virtual reality। What is this virtual reality? The term says itself, कोई बड़ा चीज नहीं है। वर्चुअल रियलिटी मतलब एक वर्ल्ड, एक रियलिस्टिक वर्ल्ड जो कि एक्चुअल में वर्चुअल है। एक रियलिस्टिक वर्ल्ड जिसमें हम लाइव कर रहे हैं आज के डेट में, और वो वर्चुअल है, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता फिजिकली, लेकिन वो वर्ल्ड है, वो हम सबको सर्व कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। दिस इंक्लूड्स द साइबर। ये साइबर टर्म इन तीनों को मिलाकर होता है। नेक्स्ट, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, द सेकेंड वन। साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? द साइबर सिक्योरिटी इज नेसेसरी since it helps in securing the data from threats such as the data theft or misuse of it. Also safeguards your system from viruses. That's also a big fat boy, the virus. Now,
let's understand them one by one. The first one, the data theft. अब डाटा है क्या जो उसकी चोरी की बात कर रहे हैं हम? आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो भी तो एक डाटा है. आपका इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर स्टडीज, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट यू डू, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर बैंक बैलेंसेस. वाओ, बैंक बैलेंसेस, कम ऑन, ये भी डाटा है ना? बहुत बड़ा डाटा है. Information regarding the things that you do, information regarding the things that you use, information regarding what are the sites you have visited, all are data only. Information regarding how you look like, that's also data. The things or the ornaments that you use to beautify yourself, that's also kind of information. The jewelry shop will actually pay for that particular information too. So that's also kind of a data. If actually data ko hum bolte kya hai, they're all facts and figures which are not processed. If it is processed, technical term mein bol raha hu, if the data is processed, it calls as information, right? If the data is raw, if the things are raw, it's called as data. So yahan par data theft ki baat ho rahi hai. Data theft churayega kaun? Jisko matlab hai us data se, wahi churayega. Right? Not only theft, it's mentioning here the misuse of it. मतलब वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा. अब डेटा का क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है? आपके नाम का क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है? हो सकता है? बिल्कुल. Think about it. फेसबुक में एक फेक अकाउंट, बहुत सारे देखे होंगे आपने. ये है क्या? Misuse of somebody's data है ना? उसका वाइटल स्टेटस का मिसयूज है ना, उसका फोटोग्राफ्स का मिसयूज है ना, उसका जो भी इंफॉर्मेशन आप वहां पर अपलोड कर रखे हैं, जिस किसी ने भी बना रखा है उस अकाउंट को, उसने मिसयूज किया ना, that's also kind of a misuse of the data. Also safeguards your system from the viruses. Here the system means the computer system, the computing system that includes your mobile phone, tablets, or whatever you use to compute. What is to compute? मतलब कंप्यूटर जैसा काम लेते हैं आप, किसी भी चीज को जो आप कंप्यूटर जैसा काम करते हो, those all are computing system. I think my video is off. It's fine, no use. आपको सिर्फ पीपीटी से मतलब. चलिए, let's move forward. The types of cyber crime. अब साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो साइबर क्राइम को बताना बहुत जरूरी है. साइबर क्राइम होगा तभी तो उसको सिक्योर करेंगे, उन चीजों को बचाएंगे साइबर क्राइम से. तो साइबर क्राइम होता किस किस तरह का है, वो कुछ हमने लिस्ट डाउन किया है. आप एक एक करके देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं एक एक करके. सब फर्स्ट ऑफ ऑल द हैकिंग, द बिग ब्रदर. यस, द हैकर. ये नाम सबको मालूम है आज के डेट में, द हैकर. अब हैकर होता क्या है? हम लोग हमारे दिमाग में एक जनरल सा टर्म आता है हैकर, और वो हैकर करता क्या है? बेसिकली हैक कर लेता है. क्या हैक कर लेता है? कंप्यूटर हैक कर लेता है. कंप्यूटर हैक करके करता क्या है? चुरा लेता होगा सब डाटा. जैसे मैंने अभी भी बताया, डाटा चुरा लेता होगा, डाटा इधर उधर कर देता होगा, मेरा इंफॉर्मेशन लेके चला जाएगा. मेरा फोटोग्राफ्स कंप्यूटर के अंदर सेव है, जेनरिक टर्म में फोटोग्राफ सेव करके रखते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, लेकर भाग जाएगा. राइट? तो वो भी एक तरह का चोरी हुई ना. वैसे हैकिंग इन बिगर टर्म, इन ब्रॉडर टर्म, इज टू मेनी थिंग्स. द हैकिंग हियर, द हैकर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू, लेकिन हम लोग उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे. अभी जनरल हैकिंग के बारे में बात करते हैं, बिकॉज इट्स शुड बी related to our uses, right? That's why I will be stick to our usage scenarios only. Now the hacking here means किसी भी कंप्यूटर को इन्वेड करना, किसी भी कंप्यूटर के अंदर इलीगली घुस जाना. अब कंप्यूटर के अंदर इलीगली घुस जाने का मतलब ये नहीं है हैकिंग की मेरा भाई आया, मेरे कंप्यूटर में बैठ गया, उसका पासवर्ड खोला और साथ में मेरे जो कंप्यूटर का चीजें इधर उधर कर दिया. शायद ये हैकिंग है, लेकिन हैकिंग नहीं है. In terms of hacking, we are taking it as कि मेरा कंप्यूटर नेटवर्क में है, इंटरनेट में लगा हुआ है या किसी भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, कोई एक्सटर्नल बंदा बिना मेरे बताए आया उस कनेक्टिविटी के थ्रू और मेरे कंप्यूटर के अंदर घुस गया, मेरा सारा डाटा देखने लगा. एट द टाइम आई माइट बी यूजिंग माई कंप्यूटर, राइट? मैं क्या कर रहा हूँ उसको देखने लगा, मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ. हो सकता है मैं उस वक्त किसी शॉपिंग साइट पे हूँ, वो अंदर है, मुझे पता भी नहीं है. मैं अपनी सारी डिटेल्स एक एक करके देता चला जा रहा हूँ. शायद वो बैंकिंग डिटेल्स हो सकता है, और वो देख रहा है उन चीजों की कि मैं क्या क्या टाइप कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें देख रहा हूँ. राइट? कहाँ कहाँ विजिट किया,
वो क्या करने वाला हो, that is the kind of interest the hacker can take. And hacker can take that opportunity to hack everything of yours. Everything means the computer and the connected devices. वो कंप्यूटर जिसके अंदर है वो आ चुका है थ्रू द नेटवर्क। अब नेटवर्क के थ्रू आप किसी के कंप्यूटर में क्या आसानी से घुस सकते हैं, अगर आपके पास राइट्स है तो। अगर राइट्स नहीं है तो देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स बाय विच यू कैन एंटर। इसका मतलब है हैकर काफी दिमाग वाला इंसान होता है, अच्छा खासा प्रोफेशनल होता है, और उनको कंप्यूटर की नॉलेज खासकर बहुत ज्यादा होती है। उनको मालूम है कौन सा डिवाइस किस तरह से काम करता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, या टेक्निकल टर्म्स में मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो टेक्निकलिटी है क्या उनको अच्छी समझ है। शायद जनरल लोगों से तो बहुत ज्यादा समझ है उनको, तब वो हैकिंग कर पाते, राइट। अब उनका काम यही है कि आपके पास आपके कंप्यूटर में आना और आपके वाइटल डिटेल्स उड़ा कर ले जाना। उनका या तो कोई हैकर आकर आपके डिटेल्स को डिलीट भी कर सकता है, आपके जितने भी सारे इंफॉर्मेशन सेव्ड है उनको अचानक से उड़ा कर चला गया। आप वन फाइन मॉर्निंग यू विल ओपन द कंप्यूटर एंड विल सी एवरीथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग गॉन फॉर टॉस। आप सोचोगे मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, लेकिन हो सकता है कंप्यूटर खराब नहीं हुआ हो या उसका सॉफ्टवेयर डैमेज नहीं हुआ हो, उसको किया गया हो, उसको खराब किया गया हो, राइट। या कभी कभी हैकर क्या करते हैं, आपके अंदर कुछ वायरसेस इंजेक्ट कर देते हैं। अब वायरसेस बहुत तरह के होते हैं, वो तरह तरह का काम करते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा, वायरसेस बेसिकली क्या होते हैं, एक प्रोग्राम ही तो होता है। जैसे एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग अपने स्कूल वाले सॉफ्टवेयर चलाते हैं ना, वो एक प्रोग्राम है, एक बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। उसी तरह का एक प्रोग्राम वो इंजेक्ट करके चला जाएगा। वो उसका काम ये सॉफ्टवेयर वाला नहीं होगा, उसका काम होगा वो खुद को रिप्लिकेट करेगा और मॉनिटर करता रहेगा आपके सारे के सारे डिवाइसेस को कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, राइट। और समय मिलते ही जो ही इंटरनेट से कनेक्ट होगा, क्या करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन उठाकर अपने मालिक को या जिसने उस वायरस को इम्प्लांट कर रखा है या उस प्रोग्राम को इम्प्लांट कर रखा है उसको भेज देगा उसके आईपी एड्रेसेस पे, राइट। अब हैकर के बारे में इतनी बातें तो हो गई, बाद में चलकर और भी इसको पढ़ेंगे और भी डिस्क्राइब करेंगे कि हैकिंग क्या होती है। नेक्स्ट वन इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। वाह, ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ये हम लोगों के साथ हमारे स्कूल में ही हुआ था। हैकिंग को आगे बढ़कर इस पे चलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। पहले एक काम करते हैं, इसको सारा का सारा देख लेते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, उसके बाद वायरस डिसएमिनेशन, उसके बाद कंप्यूटर वैंडलिज्म, साइबर टेररिज्म एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये सारे 6 के 6 पॉइंट हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें से ऊपर हैकिंग को थोड़ा हद तक हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वन इज denialers of service attack. You just read it out. Act by the criminal who fooled the bandwidth of the victim's network. Is his email box? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. It's audible. It's clear. No? Visuals are also clear. Yes, sir, it's clear. Yes, sir, it's clear. Thank you very much. Actually, my phone restarted, so I thought that it's disconnected. No, it's fine. Thank you. ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस मैं इस वजह से करना चाहता हूँ। ये हमारे साथ हाल फिलहाल में घटा है, हमारे स्कूल में घटा है, राइट। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये एक तरह का अटैक था जो मैंने हैकिंग के बारे में उस स्कूल वाले जो मौका था उसको मैंने हैकिंग से नहीं जोड़ा, उसको इससे इसलिए जोड़ रहा हूँ कि that was the kind of act which has been performed upon our server, right? हमने एक सर्वर खरीदा था, आपको अगर याद होगा तो हम अभी ऑनलाइन क्लासेस जो जूम के थ्रू चलाते हैं, पहले नहीं चलाते थे। पहले हमारा अपना एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था जो हम लोग किसी से परचेज किया था, और उस सॉफ्टवेयर के बदौलत हम ऑनलाइन क्लासेस चलाते थे। बहुत सारे टीचर्स इन्वॉल्व थे उसमें, बहुत सारे लोगों की मेहनत इन्वॉल्व थी। हम लोग उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में अच्छा खासा एक्सपर्ट हो चुके थे, लेकिन हमारा चूंकि बच्चे स्ट्रेंथ बढ़ता गया, जिस वजह से हम लोग उस सॉफ्टवेयर का भी स्ट्रेंथ बढ़ाते चले गए। अब सॉफ्टवेयर का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं, ये चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोगों ने एक्चुअली इस तरह का वेबसाइट्स या इस तरह का फंक्शनैलिटीज या इस तरह के एप्स जब भी होते हैं, उनका कुछ ना कुछ एक पैरामीटर्स डिटरमाइन करना पड़ता है। मतलब वो कितना लोड बेयरिंग हो सकता है, वो कितना लोड ले सकता है, कितने लोगों को संभाल सकता है अपने अंदर एक वक्त पर। जैसे अभी ये मीटिंग चल रहा है,
ये मीटिंग भी हम लोगों ने कोई लिमिटेशन से जूम से खरीद रखा है, राइट? वो लिमिटेशन अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ। ये 300 स्टूडेंट्स को इकट्ठे मतलब रख सकता है इस मीटिंग के अंदर। 300 बच्चे इकट्ठे या 300 स्टूडेंट या 300 पार्टिसिपेंट्स इस पर्टिकुलर मीटिंग को ज्वाइन कर सकते, इंक्लूडिंग द होस्ट। ठीक है, होस्ट के साथ 300 लोग इकट्ठे इस पर्टिकुलर मीटिंग में रह सकते हैं। अब हमें एक इस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जिसके अंदर जूम जब नहीं था तब की बात कर रहा हूं मैं, वो दूसरा वाला सॉफ्टवेयर, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, दूसरा वाला सॉफ्टवेयर भी इस तरह का चाहिए था कि हमें उसके अंदर सारे के सारे क्लासेस एकोमोडेट हो जाए, कम से कम 2 से 2,500 बच्चे उसके अंदर चले जाए। जिस वजह से हम लोगों ने क्या किया, एक सर्वर ट्रांसफॉर्मेशन किया, मतलब सर्वर को अपग्रेड किया। जो पुराना सर्वर मशीन थे उनको छोड़कर दूसरे मशीन में अपग्रेड करवाया अपना उस साइट को, कि हम ज्यादा बच्चे उसके अंदर इंक्लूड कर सके। चला भी, चलने लगा। उसके बाद अचानक वन फाइन मॉर्निंग व्हाट हैपेंड दैट द सिस्टम क्रैश्ड। सिंपली क्या हुआ कि सारा का सारा सिस्टम एक एक करके क्लासेस बंद होने लगे। आपको अगर याद है तो आप मेरे बात को समझ सकते हैं कि सारे के सारे क्लासेस इकट्ठे नहीं, एक एक करके बंद होने लगे। ठीक है, हमें पता नहीं चला, we were pretty unaware of what are the things were going on, तो we immediately tried to contact our software vendor। अब उनसे बात भी हुई, उन्होंने कहा कि अभी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन सर्वर ओपन करके हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तब उन लोगों ने मुझे बताया कि आपके सर्वर के ऊपर या आपके पर्टिकुलर जो वर्क स्पेस है, जिस वर्क स्पेस पे हमारे सारे बच्चे और हम सब जुड़े हुए थे उस वक्त, जिस वक्त ये घटना घटी, उस वक्त जब जुड़े हुए थे, तब क्या हुआ कि एक्सटर्नली कुछ लोगों ने, कुछ फिशर्स ने या कुछ हैकर्स ने क्या किया कि एक अलग सा मेरे बैंडविड्थ में जाकर क्या किया, एक फ्लड ऑफ बैंडविड्थ डाल दिया। मतलब लोगों का भीड़ उसके अंदर डाल दिया। लोगों का भीड़ डाल देना मतलब जो कैपेबिलिटीज थे उसके, जैसे मैंने अगर 3000 स्टूडेंट्स को केटर करने के लिए उस पर्टिकुलर सिस्टम को जनरेट कर रखा था या पर्टिकुलर लोकेशन को खरीद रखा था, तो उसने क्या किया कि उससे कहीं ज्यादा लोगों को, स्टूडेंट्स को उसके अंदर डाल दिया। वो मैंने पहले बोला कि ये एंटायर वर्ल्ड वर्चुअल है। हम लोग सिर्फ अकाउंटेबिलिटी लेकर चलते हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब 3000 बच्चे आएंगे, ये मानकर चलते हैं 3000 बच्चे इतना स्पेस में, इतना रैम में, इतना ज्यादा बैंडविड्थ में, अगर एसएसडी नहीं है तो हार्ड डिस्क 10 डिस्क का, इतनी कैपेबिलिटीज के अंदर वो चलने लगेंगे। ये एक परफेक्ट कैलकुलेशन होता है। वो कैलकुलेशन वही कर पाते हैं जो सिस्टम एडमिन्स होते हैं, राइट? ये सिस्टम एडमिन का काम है। तो हमारा वो कैलकुलेशन तो सही था, लेकिन अब एक्सटर्नली क्या हुआ, इतना ज्यादा फ्लडेड हो गया वो पर्टिकुलर प्लेस कि हमारा सिस्टम क्रैश हो गया। इसका क्लासिक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जब 10th का सीबीएसई रिजल्ट आता है तो अचानक पता चला कि सीबीएसई का जो साइट है वो क्रैश कर गया। अब क्रैश किया तो क्यों किया? अब सीबीएसई जैसा आदमी का क्रैश, सीबीएसई जैसा बॉडी का साइट अगर क्रैश कर जा रहा है तो ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन क्यों हो जा रहा है? ये एक्चुअली क्रैशेस ज्यादातर समय आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियली जनरेट किया हुआ होता है। जैसे हमारा वो वाला बैंडविड्थ वाला अटैक था, वो आर्टिफिशियली उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा नोट्स को अंदर डाल दिया जाता है। नंबर ऑफ क्लाइंट्स जब भी बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर जगह पर लोड बढ़ जाएगा, और उसके कैपेबिलिटी से ज्यादा जब होने लगेगा, जब डेटा ओवरफ्लो करने लगेगा तो अपने आप वो क्रैश कर जाएगा। डेटा ओवरफ्लो ज्यादा टेक्निकल टर्म्स होंगे, तो डेटा ओवरफ्लो मतलब हम जब भी कॉरेस्पॉन्ड करते हैं कभी भी नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क किसी भी नेटवर्क, चाहे वो वायर किया हुआ कनेक्शंस हो या हमारे घर के अंदर का वाईफाई हो, किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, कोई चीज इधर से उधर भेजते हैं, तो वो डेटा पैकेट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। वो छोटे छोटे पैकेट्स में तब्दील हो जाते हैं और वो पैकेट्स इधर से उधर जाने लगते हैं, चाहे वो मिड एयर से जाते हो, एयर से जाते हो, वाईफाई अगर है तो वो एयर से जाते होंगे, और नहीं तो वायर्ड कनेक्शंस के थ्रू जाते होंगे। तो इसी तरह से वो डेटा पैकेट्स जब इंडिविजुअली वो डेटा पैकेट्स वहां पर ओवरक्राउडेड हो गए, तब क्या हुआ, वो फ्लडेड हो गया, वो पर्टिकुलर प्लेस फ्लडेड हो गया। और क्या हुआ उससे? डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस मतलब सारी चीजें बंद हो गई, हमारी सर्विसेज बंद हो गए, हमारे क्लासेस नहीं चल पाए, स्टूडेंट्स को उनके सर्विसेज नहीं मिले, टीचर्स जो सर्विस देने का कोशिश कर रहे थे वो स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाया। ये हम लोगों के साथ 2 बार हुआ था, अगर आपको याद हो तो यू कैन रिकॉल दैट।
चलिए, the next one in this particular category is flooding once again the email boxes. email boxes मतलब ईमेल बॉक्स जो आपका है उसको फ्लडेड कर देना, उसको मतलब इतना सारा मेल उसके अंदर डाल देना कि आपका ईमेल बिल्कुल, आपका जो ईमेल आईडी है वो बिल्कुल चोक हो जाए मतलब बिल्कुल बंद पड़ जाए, बिल्कुल ठप पड़ जाए, उसके अंदर कोई भी काम नहीं हो सके, राइट? दैट्स द डिनायल ऑफ सर्विसेज। अब कोई भी चीज अगर चोक्ड हो जाएगा तो क्या होगा, ना चीजें आगे निकलेंगी और ना पीछे आएंगी, तो उससे क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसा पैदा होगा कि आपको लगेगा एवरीथिंग इज गॉन फॉर टॉस, बंद हो गया सब कुछ, सारे सर्विसेज ऑफ हो गई, ठीक है? चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, द वायरस डिसेमिनेशन। अब वायरसेस, हम सबको जनरल टर्म में वायरसेस पता है, चाहे वो हमारे बायोलॉजिकल वायरसेस हो या बायोलॉजिकल वायरसेस, हाँ आजकल काफी चर्चे में है बायोलॉजिकल वायरसेस। हम लोग शायद ये लॉकडाउन वाले फैसिलिटी में ही ये क्लास, ऑनलाइन क्लासेस वाला, ये कहीं से अगर देखा जाए तो हम लोगों में शायद ये कैपेबिलिटीज छुपी हुई थी। हम लोगों ने सब ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे अगर मैं देखूं तो पिछला कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ कि लोग उभर कर सामने आए हैं, जो कि हम लोग, या वो खुद समझते थे कि हम, मेरे से ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी, हम इतना ओपनली सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, सबके सामने बैठकर इस तरह से भाषण देना या चीजों को इकट्ठा करके बोलते रहना सजा कर, ये शायद वो नहीं कर पाएंगे, ऐसे सोचते थे। लेकिन वो सारा काम इजीली करने लगे। चाहे मैं अपने टीचर्स की कुछ बात करूंगा, हमारे स्कूल के राइटलैंड की, तो टीचर्स वेर क्वाइट अ बिट शेकी एट द फर्स्ट, लेकिन शायद इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद ही उनको ये सारी चीजें करना पड़ा, और वो बिल्कुल एक क्या बोले, एक टैलेंटेड एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, और साथ में सारे लोगों ने मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, जो सोच नहीं पाते थे उन लोग कि हम शायद कर पाएंगे, उससे भी बेहतर करके दिखाया उन्होंने। तो चलिए, ज्यादा वक्त ना जाया करके वायरसेस के बारे में बात करते हैं। वायरसेस रिलेटेड टू द कंप्यूटर वायरसेस, हम लोग कंप्यूटर वायरसेस के बात कर रहे हैं। कंप्यूटर वायरसेस बेसिकली छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे प्रोग्राम्स, हाँ छोटे ही प्रोग्राम्स शायद, एक प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली। आप मान लीजिए कि जिस तरह से हम एप्स चलाते हैं, वो एप्स हमारे लिए कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव काम करके देता है, जैसे भीम ऐप, राइट, जो पेमेंट ऐप है, जब गूगल पे पेमेंट ऐप है, फेसबुक, फिर से फेसबुक पे वापस, फेसबुक जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, वो भी एक तरह का ऐप आपको देता है ना, एक कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए। तो ये सारे ऐप क्या है, हम इनका कुछ ना कुछ सही इस्तेमाल, हमेशा वैसे, हाँ सही इस्तेमाल, चलिए इसी को लेकर पकड़ चलते हैं, ये सही इस्तेमाल करने के लिए होता है, मतलब कोई ना कोई ट्रांजैक्शन पॉजिटिवली करने के लिए होता है। लेकिन ये जो वायरसेस वाला प्रोग्राम है, ये बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट, ये सारे प्रोग्राम से भी इंटेलिजेंट, और ये सारे गलत काम करते हैं। सारे गलत काम मतलब तोड़ फोड़ देना नहीं, हाँ एक तरह से तोड़ फोड़ भी, आपका कंप्यूटर में चीजें उड़ा देना। आप सोचो कि एक बहुत जरूरत का फाइल सेव करके रखा है कंप्यूटर के अंदर, एक वर्ड डॉक्यूमेंट ऐसे लेके चलते हैं, हाँ एक वर्ड डॉक्यूमेंट को आपने सेव करके रखा है, और उस वर्ड डॉक्यूमेंट में आज अचानक आप उसको खोल कर देखो तो उसके अंदर कुछ जंबल कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। जंबल कैरेक्टर्स मतलब आपने जो लिख रखा था वो सारा गायब है, उसके जगह पर कुछ जंबल कैरेक्टर्स है। इट कैन बी अ वायरस इफेक्ट। वो वायरस प्रोग्राम अंदर आया और उसने आपके उस फाइल को बदल डाला। और या ऐसा भी हो सकता है वो वर्ड फाइल वर्ड के सहारे खुले ही नहीं, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो बिल्कुल बदल गया हो, वो वर्ड के पढ़ने लायक बचा ही नहीं कि वर्ड में जाकर खुलेगा। वो वर्ड में पढ़ने लायक बचा नहीं, मतलब वर्ड फाइल, मतलब आप जब भी कोई फाइल बनाते हैं उसको असिस्ट करने के लिए या उसको ओपन करने के लिए हमें कोई ना कोई एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो फाइल बनाया गया भी होता है उसी तरह का कोई एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने में। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया तो वो एमएस वर्ड से बनाया, या किसी और टेक्स्ट राइटर के थ्रू बनाया, या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएटर के थ्रू बनाया है हमने, ठीक है। तो अब उस वो जो एप्लीकेशन है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि इस पर्टिकुलर फाइल में क्या आ गया है वो वर्ड फाइल, लेकिन वायरस ने क्या किया, उसको बदल डाला, कुछ और कर दिया। अब वायरसेस अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो प्रोग्राम्स हैं काफी इंटेलिजेंट होते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ परेशान करना, लोगों को परेशान करना है। गुड वायरसेस बोलकर कुछ नहीं होता, डिजिटल वर्ल्ड में गुड वायरसेस बोलकर कुछ नहीं होता।
सारे के सारे वायरसेस कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, चाहे वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को चोक कर दे। आपके कंप्यूटर सिस्टम को चोक कैसे करेगा? वो नंबर ऑफ फाइल्स को इंक्रीज कर देगा, अपने आप फाइल्स बनाता चला जाएगा, अपने आप जितना भी स्पेस है आपके कंप्यूटर में सबको खत्म कर देगा। यहाँ पर कंप्यूटर में बोल रहा हूँ, वो कंप्यूटिंग डिवाइस भी आप कर सकते हैं, मतलब आपका मोबाइल फोन को भी हो सकता है ऐसा कुछ काम, आपके लैपटॉप का भी हो सकता है, राइट। सो वो आपके वायरसेस क्या करेगा? सारा का सारा स्पेस खा जाएगा, या किसी फाइल का फॉर्मेट बदल देगा, वो फाइल के अंदर जो था वो कंटेंट को बदल देगा, किसी फाइल को डिलीट कर देगा, या बंच ऑफ फाइल्स या डायरेक्टरी इसको डिलीट मार देगा, बिल्कुल आपको मिलेगा ही नहीं, वो फिजिकली रिमूव कर डालेगा। या क्या करेगा? उस फाइल को अपने नाम से रिनेम कर देगा। अब आपको दिखेगा कि सारे के सारे फाइल्स आपके वायरस के नाम से आ गए हैं। अगर किसी वायरस का नाम जैसे हाल फिलहाल में कुछ वायरसेस आए थे, उनका नाम भी अटपटा सा होता है। अब XYZ कुछ भी नाम रख लीजिए। अगर मेरे पास एक फाइल लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट्स नाम से, और वो अब मैं अचानक देखूंगा कि उसी जगह पर रखा हुआ है वो फाइल, लेकिन उसका नाम बदलकर XYZ हो गया है, उस वायरस के नाम पे हो गया है। इस तरह का काम वायरसेस किया करते हैं, ठीक है। These are definitely very harmful for our computing system, our computer systems, right? Let's move to the next one. Computer vandalism. Computer vandalism, it's a typical word. Computer vandalism is actually related to hacking of passwords, password break करना, या किसी भी फाइल को या डेटा को डिस्ट्रॉय कर देना. Basically, it's related to destroying the passwords, cracking the passwords. That's called the computer vandalism. इसके भी बहुत सारे अलग अलग रूप हैं. कुछ तो वायरसेस बन के ही अंदर आ जाते हैं, वायरस प्रोग्राम्स बनकर अंदर आ जाता है, और क्या करता है कि आप जो भी पासवर्ड वगैरह टाइप कर रहे हैं उसके ऊपर नजर रखता है, उसको रिकॉर्ड करता है, और फिर उस रिकॉर्डेड पासवर्ड को इस्तेमाल करके आपके जो वाइटल चीजें उनको चुरा लेता है, या उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, या ओपन करके किसी और को, जैसे आपका वो सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड चुरा लिया, आपका सोचिए ट्विटर का पासवर्ड चुरा लिया, और ट्विटर को पासवर्ड चुराते ही उसने क्या किया? आपके नाम पे लॉगिन कर दिया, पासवर्ड उसके पास मिल गया तो आपके नाम पे लॉगिन कर सकता है। आपके नाम पे लॉगिन किया और लोगों को मैसेज भेज डाला, उल्टा पुल्टा मैसेज, वो सारा का सारा ट्विटर में दिखने लगा। हाल फिलहाल में हमारे PM मोदी जी का भी ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, आपको अगर याद हो तो। दैट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वैंडलिज्म, राइट। उसका पासवर्ड उड़ा लिया गया। सिर्फ नॉट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर वैंडलिज्म, एक्चुअली वो भी एक क्या वो परेशानी का सबब था कि उनका पासवर्ड को चुराया गया, उसके बाद उनका जो ट्विटर अकाउंट है उसको हैक करके उसके अंदर से गलत सलत ट्वीट्स वगैरह कर दिए गए बहुत सारे। द नेक्स्ट वन, साइबर टेररिज्म। टेररिज्म का नाम तो हमने बहुत ज्यादा सुन रखा है, इंडिया में रहते हैं तो टेररिज्म को सुन रखा है, जान रखा है सब कुछ। अब टेररिज्म क्या है ये तो समझाने की जरूरत नहीं। साइबर टेररिज्म क्या है? कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए टेररिज्म को फैलाना, टेरर फैलाना, डराना लोगों को, उनको धमकियां देना, उनके चीजों को इकट्ठा करके किसी और को दे देना, और उनमें से ये सब भी शामिल है कि जैसे किसी को, एक्चुअली ये साइबर टेररिज्म किया कैसे जाता है मालूम? साइबर टेररिज्म नाम क्यों दिया गया है इसका? क्योंकि these people are very good programmers. They used to have a kind of a security codes or encryption code which is matching up to 512-bit security. अच्छा, मैं आपको एक चीज के बारे में बात करूं, इंक्रिप्शन के बारे में बात करता हूं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी savvy terrorists are using 512-bit encryption which is impossible to decrypt. अब दो वर्ड आया, encrypt और दूसरा decrypt, और साथ में एक टर्म और इस्तेमाल हो गया, या impossible to decrypt। अब ये encryption है क्या? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, encryption है क्या। अब हम लोग इंक्रिप्शन को बहुत ज्यादा पासवर्ड से जोड़कर देखते हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है मेरा सिस्टम, सो इट्स इनक्रिप्टेड। अब इंक्रिप्शन और पासवर्ड में रिलेशन तो है, लेकिन इंक्रिप्शन या इंक्रिप्टेड क्या होता है? डाटा, द डेटा को, द इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली यूज्ड टू गेट इंक्रिप्टेड। इसको इस तरह से सहज ही समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को, अच्छा पुराने जमाने में आप देखे होंगे जो पुलिस या जो CID के लोग होते थे वो
कुछ मतलब इशारों के बातों पे बात करते थे, इशारों में बात करते थे, या उनका कुछ स्पेशल टेक्निक्स होता था जिसके थ्रू कम्युनिकेट करते थे। या शॉर्ट हैंड हो गया, शॉर्ट हैंड में लिखते हैं ना लोग, फास्ट लिखने के लिए शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। इन जनरल आदमी अगर शॉर्ट हैंड को देखेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिख रखा है। तो इंक्रिप्शन कुछ इसी तरह का है, ठीक है। इंक्रिप्शन का मतलब क्या है, वो किसी भी एक नेटिव फील्ड में या किसी भी एक नेटिव लैंग्वेज में, जो कि हर किसी को नोन नहीं है, वो प्रोग्रामेटिकली इंक्रिप्ट किया जाता है ना, तो वो भाषा हर किसी को मालूम नहीं है। वो भाषा सिर्फ और सिर्फ उस प्रोग्राम को मालूम होता है जिसने उसको इंक्रिप्ट किया है, जिसने उसका भाषा या स्क्रिप्ट को बदल दिया था। भाषा नहीं, स्क्रिप्ट समझते हैं यहाँ पर, स्क्रिप्ट को बदल दिया है। लिखा हुआ है वो इंग्लिश में, जैसे कोई मैसेज है, सोचिए कि मैंने मैसेज एक एंड से दूसरे, व्हाट्सएप में लिखा हुआ मिलता होगा आपको, योर मैसेजेस आर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। कभी आपने सोचा होगा कि ये इंक्रिप्शन है क्या, किस इंक्रिप्शन की बात करता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड? इसका मतलब ये है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात कर रहा हूं पहले। इसका मतलब ये है कि जब आपने मैसेज लिखा, उसके बाद आपने सेंड कर दिया, इसको रिसीवर तक वो पहुंच गया, उस बीच में अगर कोई उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो वो बिल्कुल पढ़ नहीं पाएगा उस मैसेज को। ये है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। मतलब बीच में कोई पकड़ भी लेगा, अगर उस मैसेज को देखने की कोशिश भी करेगा तो वो ओपन तो कर सकता है मैसेज। अब उसके पास इतनी एबिलिटीज हैं कि वो अच्छा प्रोग्राम लिख रखा है, कुछ अच्छे दर्जे का हैकर है, तो वो उसको ओपन तो हो सकता है कर ले उस पर्टिकुलर पैकेट को या उस पर्टिकुलर फाइल को या उस पर्टिकुलर मैसेज को, लेकिन पढ़ नहीं पाएगा एक्चुअली उसमें क्या लिखा हुआ है। क्यों? बिकॉज दीज इंक्रिप्शन और इंक्रिप्टेड मैसेज यूज इट टू सेंड थ्रू अ इंक्रिप्शन की। एक्चुअली इस इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने के लिए, मतलब उसको दोबारा सही हालत में लाने के लिए, इंक्रिप्टेड हालत से दोबारा पढ़ने लायक हालत में लाने के लिए एक की जरूरत पड़ती है, राइट? वो सॉफ्टवेयर करता है। जैसे आपको व्हाट्सएप ने दे रखा है इंक्रिप्शन, तो व्हाट्सएप के पास ही जब वो इंक्रिप्ट किया, जब आपने सेंड दबाया तो वो इंक्रिप्ट हो गया मैसेज, और फिर वो इंक्रिप्टेड हालत में पास ऑन होने लगा एक एंड से दूसरे एंड, मतलब आपके मतलब सेंडर के अकाउंट से रिसीवर के अकाउंट में। उस बीच में वो बिल्कुल इंक्रिप्टेड रहता है। अब रिसीवर के अकाउंट में जब ही वो पहुंचता है, उस की का इस्तेमाल करता है, जिस की से वो मैसेज दोबारा फिर से कन्वर्ट हो जाता है रीडेबल कंडीशन में, ठीक है। तो इंक्रिप्शन को कुछ इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। अब ये इंक्रिप्शन बेसिकली होता क्या है, ये इंक्रिप्शन क्यों किया जाता है? सिंपल है, मैसेज को या इंपॉर्टेंट फ्लैश आउट्स को या इंपॉर्टेंट चीजों को छुपाने के लिए दूसरों से, इन बिटवीन, उनसे छुपाने के लिए जिनको भेजा जा रहा है, मतलब रेसिपिएंट के लिए नहीं है ये है उनके लिए जो बीच रास्ते में उस मैसेज को पढ़ना चाहते हैं, जो हैकिंग करके या किसी अलग गलत मीन्स से, गलत अंदाज से उस नेटवर्क के अंदर आया और उस मैसेज को चुरा लिया, उस मैसेज को एक कॉपी बना लिया, अपने पास ले आया और उसको इनकोड करने का कोशिश किया। वो इस वजह से, इंक्रिप्शन की वजह से वो खोल नहीं पाएगा उसको, उसका की, क्योंकि कहाँ रहेगा? सीधा रेसिपिएंट के पास। वो की कहाँ रहता है? सीधा रेसिपिएंट के पास, जिसके नाम से वो मैसेज चला था सेंडर के पास से। सेंडर जब भेजा उसको, उसके पास से जब चला, वो सीधा रेसिपिएंट के पास वो कीज भेज दिया और वहीं पर ही जाकर वो मैसेज डिक्रिप्ट होगा, जब वो रिसीवर या रेसिपिएंट चाहेगा तब, ठीक है जी। अब साइबर टेररिज्म इस इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करके आपको धमकाता है। मतलब ये इंक्रिप्शन का इस्तेमाल वो क्यों करता होगा? लाजमी बात है कि क्यों करेगा वो इतना टेक्निकल बंदा है तो ये सब काम क्यों करता है, कुछ ना कुछ फायदा तो उसको मिलता होगा। अब टेररिज्म क्यों होता है, क्यों किया जाता है, ये तो वही जाने जो टेररिज्म करते हैं, राइट? हम उतना दूर तक नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना समझते हैं कि वो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं वो कि कोई भी ट्रेस ना कर सके कि ये बंदा कहाँ बैठा हुआ है और किस चीज का इस्तेमाल करते हुए कौन सा मैसेज किसको भेज रहा था, किससे कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा था, और वो पर्टिकुलर मैसेज है क्या। अब मैंने शुरू में ही बताया था कि कुछ हैकर्स एथिकल भी होते हैं, एथिकल हैकर्स भी होते हैं। अब जो एथिकल हैकर्स होते हैं, ये लोग काम आते हैं उस वक्त कि ये इंक्रिप्टेड चीजों को वो खोल कर, जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं या जो उन मैसेज को पढ़कर लोगों को बचाना चाहते हैं,
उनके लिए काम करते हैं ये एथिकल हैकर। वो उस बंदे के मशीन के अंदर घुसने का कोशिश करता है, उस कनेक्टिविटी के थ्रू, जिस कनेक्टिविटी या जिस नेटवर्क के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो टेररिज्म फैला रहा है, उनके अकाउंट में घुसकर उनकी चीजें उजागर करना या उनकी चीजें चुराने की कोशिश करता है। ठीक है, जिसको हिंदी में एक और वर्ड बोला जाता है, नहले पे दहला। राइट, तो तुम हैकर हो तो हम भी यहाँ से एक एक्सपर्ट को बैठा दिया, एक हैकर को बैठा दिया, और वो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है आपके नेगेटिविटी फैलाने के उल्टा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी ये शायद बहुत हर एक लेवल पे किया जाता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी यानी जो कंपनी है जो वो सॉफ्टवेयर को बनाई है, उसको बिना बताए, उसको बिना मोल चुकाए, उसको मतलब वो सॉफ्टवेयर का बिना दाम दिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका बेनिफिट्स ले रहे हैं। दिस इज एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर पायरेसी, या एक वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हैं आप, डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। वो सॉफ्टवेयर ओरिजिनल होते हैं, लेकिन हमने उस सॉफ्टवेयर के बदले कोई मोल नहीं चुकाया होता है, मतलब हम उस सॉफ्टवेयर को खरीद कर, लाइसेंस लेकर इस्तेमाल न कर रहे होते हैं, तो उस चीज को बोला जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी करना। जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स में पायरेटेड विंडोज होते हैं, जबकि हम जानते हैं कि विंडोज किसका प्रॉपर्टी है। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट को बिना पैसा दिए अपने कंप्यूटर्स में वो सॉफ्टवेयर लोड कर लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब थोड़ी सी एथिकल बातें किया जाए, साइबर एथिक्स की। अब इतना तो था, परेशानियों को डिस्कस किया हम लोगों ने, किस किस तरह का सॉफ्टवेयर या किस किस तरह का साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है किस किस चीजों के अगेंस्ट में। अब बातें करते हैं कि कुछ ना कुछ एथिकल चीजें जिससे हम इन सारी परेशानियों से कुछ हद तक बचे रह सकते हैं। एक्चुअली साइबर वर्ल्ड जो है, ये जो वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट है या ये वर्ल्ड ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको हमें बहुत रिस्पॉन्सिबली टैकल करना है, तब शायद हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। बहुत सारी कुछ कुछ चीजें हैं रिस्पॉन्सिबल, जैसे फर्स्ट मैंने यहाँ लिख रखा है कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। अब रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन इंटरनेट, हम तो रिस्पॉन्सिबली ही काम करते हैं, चीजों को संभाल कर रखते हैं, कंप्यूटर को गिरने नहीं देते हैं, या कीबोर्ड्स में दब जोर से टाइप नहीं करते हैं, माउस को दम दम पटक कर इस्तेमाल नहीं करते, तो रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब भी आप इंटरनेट पे हो तब चीजें उसी तरह से इस्तेमाल करें जिस तरह से उनको इस्तेमाल करने के लिए वो बने हुए हैं। राइट, जैसे एग्जाम्पल क्या ले, किसी वेबसाइट में गए हैं आप, किसी वेबसाइट में जाकर वहां पर आप सीधा सीधा ई कॉमर्स वेबसाइट में गए हैं, हम गए उसके अंदर सीधा जाकर जो उनका कस्टमर केयर है ओपन किया, उनके साथ चैटिंग स्टार्ट की। चैटिंग में मैंने उल्टा पुल्टा चीजें लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे, मैं उनको हैरेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हम गए, दो तीन चीजें अपने कार्ट में डाला, ठीक है, फिर उनमें से एक दो परचेज भी कर लिया, फिर मैंने उनको डिलीट भी मार दी। मतलब मैंने उनको फिर अपने कार्ट से हटा भी दिया, या उनको रिटर्न मार दिया, या उनको कैंसिल कर दिया, कैंसिल परचेज कर दिया। राइट, या मैं किसी सोशल नेटवर्किंग साइट में किसी दूसरे नाम से अकाउंट बना लिया और उसके थ्रू उस बंदे को जानने वाले लोगों के पास मैंने इनविटेशन भेज दिया कि हाँ मुझे ज्वाइन करो, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, और वो मेरे से ज्वाइन हो गए। किस बिना पे? कि मैंने जिसका फोटोग्राफ्स या जिसके नाम से वो अकाउंट बना था वो आदमी समझकर। तो आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ फेक अकाउंट। सो फेक अकाउंट बनाने के लिए सोशल मीडिया नहीं बना हुआ है, वो बना हुआ है कि आप अपने एक्चुअल आइडेंटिटी से उसके अंदर जाएं और अकाउंट बनाकर लोगों से सोशलाइज हो। तो इस तरह के बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूं कि आप इस तरह के बिहेवियर से बचें,
और जो चीज जिस हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए बनी हुई है इस इंटरनेट वर्ल्ड में, इस IT वर्ल्ड में, उसका इस्तेमाल उसी तरह से करें। चेकिंग ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एवरी एप्लीकेशन बिफोर एनरोलमेंट। इसका मतलब जब भी किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो आप, जब भी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में भी हो आप अगर, तो आप उसका टर्म्स एंड कंडीशंस कोई भी ट्रांजैक्शंस करने से पहले पढ़ जरूर ले कि उनका टर्म्स ऑफ कंडीशन किस टर्म्स पे वो माल बेच रहे हैं या किस टर्म्स पे वो मेरे से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। मैं अगर सोशल मीडिया में हूँ तो वो मेरे किन किन चीजों को अपने यहाँ रख रहे हैं, मतलब अपने सर्वर में पोस्ट करके रख रहे हैं, मेरे कंप्यूटर से उठाकर या मेरे मोबाइल से उठाकर अपने पास रख रहे हैं। मेरे कौन कौन सा इंफॉर्मेशन उनके लिए वाइटल है, मेरा कौन कौन सा डिवाइसेस या हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कैमरा या कीबोर्ड या मेरा वॉइस या मेरा माइक्रोफोन, मतलब वॉइस मतलब वही माइक्रोफोन हुआ, या मेरा अलग अलग सॉफ्टवेयर जो मेरे पास लोडेड है, उनमें से कौन कौन सी चीजों पे वो नजर रख रहे हैं इकट्ठे, या किसका किसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं जब मैं उस पर्टिकुलर साइट में हूँ। तो इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ। इन पे ध्यान जरूर रखें कि वो किस किस तरह का टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने रखा है एवज पे कि आप उनका इस्तेमाल कर सको या उनका फ्री इस्तेमाल कर सको। बहुत समय सर्विसेज पेड होते हैं लेकिन वो कुछ दिनों के लिए फ्री सर्विसेज आपको दे देते हैं। अब वो जो फ्री सर्विस दे रहा है वो किस बिना पे दे रहा है, कौन कौन सी चीजें उसके जगह पर आपसे ले रहा है, वो पैसा तो नहीं ले रहा है लेकिन क्या और ले रहा है, ये सबका ध्यान जरूर रखें आप बिफोर एनरोलमेंट। अब नेक्स्ट वन इज प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसीज क्या होते हैं आप देखेंगे, हर एप्लीकेशंस का अपना अलग अलग प्राइवेसी पॉलिसीज है। प्राइवेसी पॉलिसीज मतलब किस तरह से वो आपके कनेक्टिविटीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आपके कौन कौन से प्राइवेट इंफॉर्मेशन को वो अपने साथ ले जाएंगे, अपने जरूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे, इन चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारे प्राइवेसी पॉलिसीज हर जगह लिखे हुए होते हैं, हर एप्लीकेशन पे लिखे होते हैं। जब भी आप उनको इंस्टॉल करोगे उनको एक बार पढ़ जरूर लें, राइट। द नेक्स्ट वन इज कॉपीराइटिंग और डाउनलोडिंग। कॉपीराइटिंग या डाउनलोडिंग का मतलब this is very much related to somebody's mic is open. This is very much related to intellectual property. The copyright, this word is related to the intellectual property. Intellectual property मतलब किसी का वेबसाइट हो गया, वहां पर वो ब्लॉगिंग करता हुआ, किसी का कंटेंट हो गया, जैसे विकिपीडिया जैसे साइट हो गए, उनके अंदर का कंटेंट हो गया, ये सब आप डाउनलोड। Excuse me, sir. Manju ma'am, please switch off your speaker. Sir, you please manually do it. बस Prasenjit sir, you please do it from your side. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I have done so. हाँ, हम लोग थे कॉपीराइट एंड डाउनलोडिंग। दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, somebody's intellectual property। जैसे आप ई बुक्स के बारे में सुने होंगे, ई बुक्स बहुत सारे अवेलेबल है इंटरनेट में आज के डेट में, राइट। ये ई बुक्स का इस्तेमाल हम बहुत समय ऐसा होता है कि कोई ई बुक्स पेड होते हैं, राइट, और हम कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से उस पर्टिकुलर ई बुक को हम डाउनलोड कर लें, इसका इस्तेमाल करें और साथ में उसके लिए कोई पैसा भी नहीं चुकाएं, राइट। जो मूवीज होते हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है, जो वेब सीरीज है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, हम उनको इधर उधर से कहीं ना कहीं से उन चीजों को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर कुछ कुछ वायरसेस या अनवांटेड चीजों के चंगुल में भी फंस जाते हैं उस चक्कर में। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है या आपके अकाउंट से आप और भी काम करते हैं जैसे ऑनलाइन परचेसिंग वगैरह, तो हो सकता है इस काम की वजह से आप मुश्किल में पड़े, क्योंकि हर एक साइट जो इस तरह का काम करता है वो ज्यादातर केसेस में आपका ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन मांगता है। आपका ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन है क्या एक्चुअली? आपका अपना क्या ईमेल आईडी या फोन नंबर, इस तरह की चीजें मांगता है वो। आप जब रजिस्टर कर लें उन चीजों से, तब आपको इस तरह की जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर देते हैं, कॉपीराइट के बिना ही वो आपको दे देते हैं।
जैसे आपसे कोई पैसा नहीं लिया, आपके ले लिया, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा वो ले लिया आपसे, कि आपका कंटेंट ले लिया या आपका आईडी ले लिया, उन आईडीज को अब वो बेचेगा। अब आईडीज को बेचना क्या होता है मालूम है आपको, कि आईडीज को कोई क्यों बेचेगा? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आज के डेट में बहुत सारे मोबाइल फोन्स ऐसे हैं जो बहुत सस्ते मार्केट में मिलते हैं, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सेम मोबाइल काफी महंगा मिलता है। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश रहता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी का मोबाइल बहुत सस्ता है, इसका बहुत महंगा क्यों है? तो उसमें एक ट्विस्ट है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बहुत सारे मोबाइल फोन्स कंपनियां एडवेयर चलाती हैं। एडवेयर मतलब वो उस तरह की चीजें परोसती हैं आपके सामने, उस तरह के एड्स परोसती हैं जो आपके टेस्ट के अनुसार है। अब आप ये चीज बोलेंगे कि आपका टेस्ट उसको पता कैसे चलता है? वो बिल्कुल ट्रैक करता रहता है, आपका मोबाइल आपको ट्रैक करता रहता है कि आपने कौन सा एप्लीकेशन खोला। मान लेते फ्लिपकार्ट खोला, और फ्लिपकार्ट के अंदर आपने क्रॉक्स के शूज देखे, या कुछ और भी चीज, मान लेते कुछ भी चीज आपने खरीदने का कोशिश किया और खरीदा नहीं। आप देखेंगे कुछ ही देर के अंदर कोई एक सोशल नेटवर्किंग साइट में आप जाएंगे, और उस सोशल नेटवर्किंग साइट में सेम प्रोडक्ट का रिलेटेड इंफॉर्मेशन आने लगेगा, एड आने लगेगा आपके सामने। तब अब उस सोशल नेटवर्किंग साइट को पता कैसे चला कि आप ये वाला पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्टेड थे, लेकिन आप अभी तक खरीदे नहीं है? आप, या हो सकता है कि फ्लिपकार्ट ही आपको ऐड कर रहा हो, तुरंत तुरंत फ्लिपकार्ट का ही ऐड दिखेगा। आपने फ्लिपकार्ट से जाकर इस सोशल नेटवर्किंग साइट में गए थे, मान लेते हैं इंस्टाग्राम गए थे, और इंस्टाग्राम में उसी चीज का ऐड दिखने लगा आपके सामने। आपने बोला वाह, मुझे तो ये खरीदना था, देखते हैं यहाँ पर कैसे मिल रहा है, किस हिसाब से प्राइसिंग है, कोई सेल है कि नहीं, या तो वहां लिखा हुआ रहेगा कि सेल में मिलेगा आपको 20% डाउन, जो आप देख रहे थे उससे कम में मिलेगा। अब आप बता सकते हैं कि ये कमाल हुआ कैसे? आप बोलेंगे एआई से हो रहा है, एआई से हो रहा है, लेकिन ये एआई है क्या? ये बेसिकली आपका खबर ही तो रख रहा है, आपको ट्रेस ही तो कर रहा है। ये कर क्या रहा है? वो बेसिकली आपको ट्रेस कर रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कौन सी चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उस इंटरेस्ट की चीज को परोसने का कोशिश कर रहे हैं। अब परोस क्यों रहे? उससे उसका फायदा क्या है? अब फ्लिपकार्ट से आपने उस चीज को खरीद लिया, या फ्लिपकार्ट को वो डेटा अगर उसने बेच दिया, वो मोबाइल कंपनी, कि ये बंदा खोजने का कोशिश कर रहा है, ये वाला सामान तुम्हारे साइट में गया था, खरीदा नहीं, इसको बेचो, तो फ्लिपकार्ट उसको पैसा देगा ना, उस मोबाइल कंपनी को? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। मतलब अगर अच्छी सिक्योर्ड फोन आप खरीदते हैं तो वो एक बार पैसा देते हैं आप उसको, और जो सस्ते फोन्स, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर सस्ते फोन्स या सस्ती चीजें या सस्ती सर्विसेज आप खरीदते हैं तो उसमें आप डेली मोल चुकाते हैं, या वो बंदा जो आपको सस्ते में सर्विस बेच रखा है वो आपसे डेली कमाता है। इस तरह के एडवेयर्स के थ्रू आपको एड दिखाकर, या आपके इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनियों को जिनको वो इंफॉर्मेशन की जरूरत है उनको बेचकर, चाहे आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट ही क्यों ना हो, उसको भी वो बेच सकते हैं। क्योंकि आप अगर अंदर जाकर देखेंगे प्राइवेसी पॉलिसीज, तो आपने उसको राइट्स दे रखा है कि वो आपके कॉन्टैक्ट्स को पढ़ सके, उनका इस्तेमाल कर सके। आप राइट। द नेक्स्ट वन, सब 10 वाला हमको देते हैं। once again somebody. Excuse me, sir, I have a question. Yes, please. Sir, if Yes. we wish to remove this, or if we want to give up this right, so what is the procedure like? Is it by default they take the rights, or we can waive No, off? at the time, yes, completed. At the Yes, time sir. when you actually set up the phone or set up those devices, it actually asks for the terms and condition, and we try to overlook them. Actually, we overlook them कि हमें इतना जल्दी होती है, हम इतना हड़बड़ी में होते हैं कि मेरा फोन को सेटअप कर देना है। या ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जिनको नॉलेज नहीं है वो तो दुकानदार से ही सेटअप करवा लेते हैं, राइट? वो दुकानदार से फोन का सेटअप करा लेते हैं, उस डिवाइस का सेटअप करा लेते हैं, उनको तो मालूम भी नहीं होता ये कोई एक चीज मैंने उनको राइट्स में दे रखा है, हमें मालूम भी नहीं होता। लेकिन हाँ, इन एडवेयर्स को रोकने के सिस्टम्स हैं, बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इन एडवेयर्स को रोकने का सिस्टम अब आ गया है। खासकर इंडिया में अगर इन डिवाइसेस को बेचना है तो हमारी न्यू पॉलिसीज जो हैं, उन पॉलिसीज में ये डिस्क्राइब्ड है कि
इन कंपनियों को उन एडवेयर्स को रोकने का नॉच या स्विच अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देना होगा। तो ये तब हो पाएगा ना जब आपके पास नॉलेज रहेगा। ज्यादातर लोगों के पास ये नॉलेज ही नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं या ऐसा कुछ मेरे साथ डेली हो रहा है, ये भी नहीं मालूम होता उनको। राइट मैम? आई Yes, होप इट वर्क्स। yes, sir. Thank you, sir. The next one, browse safer websites। अब browse safer websites क्या है? अगर safer websites की बात है, आपको पता कैसे चलेगा कि कोई वेबसाइट सेफ है कि नहीं? सिंपल सा बात है, उसका नाम आपको ढंग से पता होना चाहिए। नाम मतलब URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो हम ब्राउजर के एड्रेस बार में लिखते हैं। आपको ढंग से बिल्कुल पता होना चाहिए कि वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है क्या, वो पर्टिकुलर एड्रेस एग्जैक्टली क्या है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी उस वेबसाइट्स के अंदर जाए। आजकल ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हम बस थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है, हमने टाइप किया गूगल के अंदर, गूगल ने सर्च करके सारे के सारे रिजल्ट हमारे सामने लग गया, और हम जिसमें समझे कि मुझे इस पे जाना चाहिए, सिंपल क्लिक किया और अंदर चले गए। ये हमारा प्रैक्टिस है, यही तो प्रैक्टिस है। लेकिन इस प्रैक्टिस को बदलना है बिल्कुल। आपको उन्हीं वेबसाइट्स के अंदर जाने हैं जो आपको एग्जैक्टली मालूम है कि इसी पर्टिकुलर वेबसाइट को इस पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। नवीन सर के क्लासेस में आपने देखे होंगे, उन्होंने एक इसका JVNL का किसी वेबसाइट के बारे में बात किया था कि जो फ्रॉड हुआ था। इस तरह के फ्रॉड्स हर दिन होते रहते हैं, हर दिन। सिर्फ थोड़ा थोड़ा नाम बदल दिया जाता है डोमेन्स का और लोग फंसते चले जाते हैं। तो जिस वजह से ट्राई टू बी वेरी सेफ। उन वेबसाइट्स पे जाइए जहां पर ढंग से काम होता हो। इन वेबसाइट से नहीं है जो वेबसाइट मुझे अलाउ करेगा इलीगली काम करने के लिए बहुत सारे उल्टा पुल्टा, राइट? उन सारे वेबसाइट्स पे मत जाइए। कोशिश कीजिए कि उन सारे वेबसाइट्स से बचा जा सके। The next one, do not respond or open unsolicited or unknown mails। हाँ, ये बड़ा जरूरी चीज है। ये सिर्फ मेल के लिए लागू नहीं होता है, ये मतलब आपके जो SMS या WhatsApps जो आ रहे हैं, जो IM के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू, चाहे वो कोई भी इंस्टेंट मैसेंजर हो, इनके ऊपर भी लागू होता है कि आप बिल्कुल जो अनसॉलिसिटेड चीजें हैं, जो आपको नहीं मालूम कि वो कहां से आए हैं, किसने भेजा है, you do not even try to click on them। बिल्कुल छोड़ डालिए, नहीं टच करना है। क्यूरियोसिटी बांधिए। मुझे मालूम है कि हम लोग क्यूरियस हो जाते हैं, पता नहीं 1 करोड़ का कोई इनाम होगा अंदर, देखते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा, ट्राई तो लेते हैं। बिल्कुल ट्राई ना करें। उस ट्राई के चक्कर में पता चला कि आपका रहा साहब ही वो निकाल कर ले जाएगा। वो परमानेंट एक कनेक्टिविटी बना लेगा। जब भी आप इंटरनेट में कनेक्शन होगा, आपका डिवाइस कनेक्टेड होगा, तब भी आपसे कुछ ना कुछ चुरा रहा होगा या वो वॉच कर रहा होगा आपको कि आप कर क्या रहे हैं। वो एक परमानेंट लिंक बना लेगा आपके डिवाइस के साथ। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो सेल्फ एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर होगा, वो खुद को चालू कर लेगा और आपसे सारा का सारा काम करवा लेगा, जो भी वो चाहेगा आपसे कराना। नेक्स्ट, ट्राई टू टाइप द कंप्लीट URL while opening any e-commerce site। अच्छा, मैंने ये स्पेसिफिकली ई-कॉमर्स साइट के लिए इस वजह से लिखा कि आजकल ये पर्टिकुलर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको अचानक कुछ जाना पहचाना ई-कॉमर्स साइट का नाम से SMS आएंगे कि आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा, आपका फर्स्ट जो बाई है उसमें इतना पैसा छोड़ देंगे, ऐसे वैसे, ये चीज यहाँ पर इस पैसे में अवेलेबल था, मेरे पास बहुत सस्ता अवेलेबल है। इस तरह से मैसेजेस आते हैं और मिलता जुलता नाम चलता रहता है आजकल। तो आप कोशिश कीजिए कि लिंक पे क्लिक करके, किसी भी तरह का लिंक पे क्लिक करके उन वेबसाइट्स तक ना पहुंचे, खासकर जहां पर मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है। या तो उसका एप्लीकेशन है तो इट्स वेल एंड गुड कि एप्लीकेशन के थ्रू चलाइए, तो फिर आपको टेंशन ही नहीं, वो एप्लीकेशन सारा कुछ मैनेज करता है। अदरवाइज अगर आप वेब ब्राउजर के थ्रू चला रहे हैं तो बिल्कुल सचेत रहिए, उसका नाम खुद टाइप कीजिए और फिर एंटर मारकर अंदर जाइए। अगर वो सर्च पे आ जाता है, आप देखते हैं कि वो कुछ सर्च रिजल्ट दे रहा है, तो बिल्कुल उसको दोबारा डिलीट कर दे, सर्च रिजल्ट की तरफ ना जाए, दोबारा टाइप करें सही सही नाम, जब तक वो ओपन ना हो जाए। एक बार में आप एंटर किए और वो ओपन ना हो जाए वो पर्टिकुलर साइट, राइट? तो ये बिल्कुल ध्यान रखें जब भी कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑनलाइन कर रहे हो आप। डू नॉट यूज ब्लॉक लेटर्स व्हाइल चैटिंग एंड IM इंस्टेंट मैसेजिंग, राइट? ये शायद हम लोग सबको मालूम है
कि अगर आप ब्लॉक लेटर्स में किसी के साथ चैटिंग करते हैं, ये इंटायरली डिफरेंट चीज है, ये चैटिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो चूंकि ये एथिक्स के बारे में बात था तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, एथिक्स में ये भी एक एथिकल चीज है कि हम जिस तरह से शाउट करके किसी से बात नहीं करते, बड़ा नॉर्मल टोन में रखकर बात करना पड़ता है, तो उसी तरह से जब आप चैटिंग भी करते हो तब चीजें ब्लॉक लेटर्स में लिखना अवॉइड करें, जितना तक हो सके स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करें। मतलब मैं केसेस की बात कर रहा हूं, अपर केस लोअर केस। अपर केस में अपर केस का इस्तेमाल जितना कम करेंगे उतना ज्यादा है, उतना डिसेंसी बना रहेगा, उतना डिसेंट वे में आप बात कर रहे होंगे, राइट। तो जिस वजह से, और ब्लॉक लेटर्स में इस्तेमाल करना मतलब ऐसा लगता है कि यू आर शाउटिंग, स्क्रीमिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर पर्सन टू हुम यू आर एक्चुअली टॉकिंग विद, whether through the instant messaging or any chat browser, right? तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। लास्ट में मैंने इंक्लूड किया है यूजिंग ऑफ HTTPS एंड द साइन ऑफ अ पैडलॉक। जब भी ब्राउजर के अंदर आप कोई भी वेबसाइट को खोल रखे हो, चाहे लिंक से भी खोल रखे हो, इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि सामने बंद किया हुआ पैडलॉक दिखाई दे रहा हो, एक पैडलॉक दिखाई दे, और साथ में जो HTTPS वाला हिस्सा है ये बिल्कुल दिखाई दे। HTTPS यहां पर ये जो हिस्सा है, दिस इज ये वाला हिस्सा, ये HTTPS बिल्कुल आपको दिखाई देना चाहिए सामने, URL के सामने, मतलब एड्रेस बार में, एड्रेस के सामने। ठीक है, यहाँ ऊपर में इस जगह पर करीब करीब एड्रेस बार होता है यहाँ पर, और उस एड्रेस बार में आपको बिल्कुल दिखाई देना चाहिए कि HTTPS लिखा हुआ आ रहा हो। अब ये HTTPS और HTTPS अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ रहेगा? HTTP लिखा हुआ रहेगा इंस्टेड ऑफ HTTPS। अब ये एक्चुअली ये जो S है, दिस स्टैंड्स फॉर सिक्योर। आपको ये S दिखते ही पता चल जाएगा ये पर्टिकुलर वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर है, ये इंक्रिप्टेड है। किसके थ्रू इंक्रिप्टेड है? एक टेक्नोलॉजी है, दैट इज SSL। बहुत ज्यादा इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे, दैट विल बी काइंड ऑफ अननेसेसरी टॉक। ठीक है, तो हम लोग इतना जान लेते हैं कि ये SSL टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करता है। SSL टेक्नोलॉजी बस वही इंक्रिप्शन वाला काम, इंक्रिप्टेड कर देता है आपका हर ट्रांजैक्शंस को, हर मूवमेंट को, जिस वजह से कोई दूसरा उसको ट्रेस नहीं कर पाता। खासकर जब मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तब इसका ध्यान बिल्कुल रखें कि HTTPS वहां दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, बहुत सारी चीजें डिस्कस हो गई और टाइम भी काफी सारा हो गया, तो लेट मी कंक्लूड दिस। साइबर एथिक्स और साइबर सिक्योरिटी, ये दोनों, साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरत है ये तो आपको पता चल गया होगा इतना डिस्कशन के बाद, कि क्यों हमें सिक्योर रहना है। और ये सिक्योर रहना बिल्कुल हमारे अपने हाथ में है, ये भी पता है कि कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है और जिसके थ्रू हम बिल्कुल सेफ और सिक्योर रह सकते हैं। इनमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर भी आता है, जिनमें से कुछ हो गए एंटीवायरसेस, कुछ हो गए नेट प्रोटेक्टर्स। इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक फायरवॉल होता है। अब कुछ अटपटा सा टर्म है फायरवॉल, आग का दीवार। ये कुछ नेगेटिव टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, अरे टर्मिनोलॉजी है, कंप्यूटर्स का टर्मिनोलॉजी है। दिस मीन्स अ रॉबस्ट वॉल इन फ्रंट ऑफ यू, मीन्स a robust wall in between the external world and your computer. ये in general सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, लेकिन हार्डवेयर वॉल्स भी होते हैं। हार्डवेयर के क्या ये फायरवॉल्स भी होते हैं, जो एक्चुअली आपके गेटवे जैसा काम करता है, आपके कंप्यूटर का गेटवे जैसे काम करता है। वो आपके कंप्यूटर में कोई भी अनऑथराइज एंट्रेंस या ट्रेसपासिंग को बिल्कुल होने नहीं देता। उनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी है, नेट प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर भी हैं, जिनको आप अपने कंप्यूटर में लोड करके कुछ हद तक इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं, राइट। चलिए, कुछ स्टैटिक्स की बात कर देते हैं। अब थोड़ी बहुत स्टैटिक्स की बात करके ये बात को खत्म करते हैं कि इस पे आते हैं एडवांटेजेस। हाँ, डेफिनेटली देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। Defend us from the critical attacks. Yes, cybersecurity will defend you from the critical attacks. The browse the same website, मतलब अगर आप सिक्योर रहेंगे तो हमेशा सेफर वेबसाइट्स को ब्राउज कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी वेबसाइट से, उन वेबसाइट से जो
अनवांटेड है या जो परेशानी खड़ी कर सकती हैं. इंटरनेट सिक्योरिटी processes and the incoming and outgoing data on our computer. It's basically make our internet surfing secure while we transact through the internet world. कुछ और स्टैटिक्स का बात करते हैं. ये टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स, ये कुछ अलग अलग तरह का साइबर अटैक्स है. यू कैन सी और उनका परसेंटेज मैंने नेट से डाउनलोड कर रखा था आपको दिखाने के लिए. द फाइनेंशियल फ्रॉड अराउंड, ये इंडिया बेस्ड बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है. फाइनेंशियल फ्रॉड 11%, जितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें से 11% केसेस में फ्रॉड का सामना करना पड़ा है. द सैबोटेज ऑफ डेटा और नेटवर्क 17%. द थेफ्ट ऑफ प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशंस. प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशंस का मतलब कि वही जो मैंने कहा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लोगों का जो कि साइबर वर्ल्ड में पड़ा हुआ है, उनका प्रॉपर्टी या पायरेटेड चीजों का इस्तेमाल करना या अनवांटेड या किसी भी चीज को पायरेसी करना. दैट इज द थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट वन इज द सिस्टम पेनिट्रेशन फ्रॉम द आउटसाइड. सिस्टम को इन्वेड करना, ठीक है. डिनायल ऑफ सर्विसेज जो हमने अच्छा से देखा, वो भी 27%, काफी अच्छा खासा है ये. अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय insiders, वो 71% करीब. Employee, Sir, you're not audible. I'm not audible. Okay, sorry. Let me check my audio. Is it clear now? Unable to hear. Is it clear now? Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. It's fine. Thank you. Yes, Thank you. I want to conclude it. Let's conclude. The virus attacks, that's the maximum that you can see here. Virus attacks और ये employee abuse internet privileges, मतलब पासवर्ड वगैरह चुराना, उनका पासवर्ड को डालकर कुछ गलत सलत काम कर देना, ये दोनों का चंक. और ये तीसरा भी unauthorized access by the insiders, इनका चंक काफी बड़ा है. ये काफी केसेस आए हैं. Right? So, as I am concluding everything, this is never ending process. साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर बात किया जाए टेक्निकल टर्म्स में काफी सारा टाइम लग जाएगा. बहुत कुछ. एक और स्टैटिस्टिक्स मैंने डाउनलोड किया था, वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया स्टैंड्स 10th in the cyber crime in the world. I am not talking about the number of cases only, the hackers to everything. सारे सिनेरियोस को कंक्लूड करके हम लोग 10th स्टैंडर्ड में है. मतलब हमारा स्टैंडर्ड काफी गिरा हुआ है ना. इतने सारे लोग टॉप मोस्ट हैं. देखिए, ये चैंपियन यूएसए, चाइना, जर्मनी, ब्रिटेन, ब्राजील, the people who used to claim that they are the safest place to be in, they are having the secure cyber network. उनका हालत देखिए. इटली, फ्रांस, टर्की, we are much better in India. जबकि सर्कुलेशन मेरे ख्याल से हमारे यहाँ काफी ज्यादा होगा. नंबर ऑफ यूजर्स काफी ज्यादा होंगे. चलिए, that's a kind of a satisfactory word for us. I'm concluding my this particular meeting now. If anybody has any kind of a question, they can ask me simply by tapping on their mic. One question, sir. Yes, please. Sir, whenever we install any app, then it Right. asks for the access for our microphone, contact, and the other Right. things. Right. So, how come we know that it's not safe for us or the app will not hack the other informations? If we deny, then will the app work properly in the system? ठीक है मैम, इसका आंसर देता हूं मैं. ठीक है, आप जब इंस्टॉल करें तब उसको राइट्स दे दे. ठीक है, सिंपल बात कर रहा हूं. आपको अगर तुरंत उस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको राइट दे दे. ठीक है, Okay. ऐप को डाउनलोड कर लिया. ठीक है, उसके बाद वो लोकेशन वगैरह मांगेगा तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखेंगे, एट द टाइम ऑफ यूजिंग द ऐप ऑप्शन को चूज करेंगे हमेशा. अगर वो Yes. फंक्शनैलिटी नहीं दिखा रहा है, वो पर्टिकुलर ऑप्शन अगर नहीं दिखा रहा है, तो क्या करेंगे आप? मैनुअली उस ऐप के सेटिंग्स में जाकर उसके यूजर राइट्स को ऑफ या ऑन करेंगे उसके इस्तेमाल के समय के हिसाब से. जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब उसको देकर रखिए और उसके बाद तुरंत रिवोक कर दीजिए. थोड़ा मेहनत लगेगा मैम, लेकिन उससे Okay. काफी सेफ हो जाएंगे, सेफ साइड पे हो जाएंगे आप. और Thank कुछ you, मैम? sir. No, sir. Thank you.
Thank you. So I'm concluding it. Once again, I want to thank my chairperson, ma'am, that it's a kind of a privilege being here and discussing these kind of things, as these are the things of interest of mine, right? मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूँ इन सारी चीजों को डिस्कस करना, और साथ में हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे CBSE काउंटरपार्ट तरुण कुमार. Very much. Thank you, sir. It was a very informative session. In fact, in today's world, when almost all of the activities, whatever we are performing, is dependent on internet. So we need to keep ourselves secure from all these cyber attacks and phishing. So it was a very wonderful session, sir. Thank you. Yes, ma'am. We have to be in the safer side. Wonderful session, Prashanjit sir. And I Thank you. really appreciate the way you explained the things, because most of us are from non-computer background. So letting us know things, letting us know how safe or unsafe we are in this era. Wonderful session, sir. I really thank you for letting us know all this. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. And a Okay. special thanks from my side, Prasenjit sir. You did a well job. Rahul sir, Thank you so much, sir. Thank you very much. Very much. It's nice to hear. the Special voice thanks of- from my side, sir. Okay, Thank you so much, thank you. sir. Thank you. Okay, Thank you. okay. Thank you, Rahul sir. Okay. Okay, ma'am. Okay. Bye-bye. Okay, then I'm finishing this session. Thank you so much, Prashanjit sir.